गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक अलग सा विषय लेके आई हूँ जो हमारे देश में 1 जुलाई 2024 में इम्प्लीमेंट हुआ है। कुछ कानूनी बदलाव इंडियन पेनल कोड में जो चेंजेज हुए हैं उस चेंजेज को लेकर के मैं यहाँ पे आज आप लोगों के साथ आई हूँ, जिसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो जनरल क्या, जैसे जो हम आज कर रहे हैं आईपीसी की धारा को, तो आईपीसी जो था वो पहले था इंडियन पेनल कोड, जिसको बदल के किया गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। यानी जो पेनल कोड था, जो दंड था, उसको हम न्याय में एक वर्ड जो था पहला, जो इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय क्या बोलते हैं उसको, दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में चेंज किया गया है। यानी मतलब ऑफेंस करना इंटेंशन नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट करना इंटेंशन है, इस तरह का है। तो कुछ चेंजेस तो हुए हैं, जिसमें एफआईआर को लेकर के हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एफआईआर करने का तरीका कौन सा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कैनॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शंस और डिस्प्यूट जुरिडिक्शंस। ही इज लीगली बाउंड टू रजिस्टर, पॉपुलरली नोन एज अ जीरो एफआईआर। वो करने के लिए वो बाध्य हैं, एंड ट्रांसफर सच अ केस टू द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन। Section 37 of the BNSS requires a police officer in every police station, not below the rank of assistant sub-inspector, to be responsible for maintaining and prominently displaying information about the arrested person. यानी कोई भी पर्सन जब अरेस्ट हो जाता है तो उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह डिस्प्ले करना ज़रूरी है। उसको बाहर में वहाँ के जहाँ उसकी कस्टडी है उसके बाहर में उसको ये डिस्प्ले करना ज़रूरी हो गया है। न्यू प्रोविजन अंडर सेक्शन 193(3)(h को रिक्वायर्स टू द आईओ टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे आप जानते हैं एक आपको बोलते हैं एक ये खुला है ई साक्ष्य, जहाँ पे किसी भी तरह का एफआईआर जब हम करने जाते हैं तो कुछ चीज़ तो पहले जैसा ही है, व्यक्ति गया एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करवाने, पुलिस ने जो प्रथम डायरी नोट करना होता वो किया और एफआईआर दर्ज किया। अब इसमें एक चीज़ हुई है, क्या, दो चीज़ें चेंजेज हुआ है कि एफआईआर की कॉपी जो है वो देनी पड़ेगी, और दूसरी है कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और उस रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में ई साक्ष्य पोर्टल जो है वो उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ई साक्ष्य पोर्टल क्या है? क्लाउड बेस्ड मोबाइल ऐप है। ई साक्ष्य हैज़ बीन डिजाइन्ड बाय द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स Center of Enforcement Agencies, which allows capturing multiple photos and videos. The photographs of witness and selfies of IOS may be captured using this app. Each item is geo-tagged. यानी वहाँ का जो सीन है जहाँ पे ये क्राइम हुआ है या जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस सीन को भी वहाँ होना ज़रूरी है। जो इंस्पेक्टर उसको बना रहे हैं उनको सेल्फी मोड में बनाना है, एंड टाइम स्टैम्प टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। सिंस E-Saksha is an initiative under the Interoperable Criminal Justice System (ICIS). This data will be available to other agencies such as the judiciary, prosecution, and cyber forensic experts. तो ये जो डेटा जो है वो क्लाउड में रहेगा तो सेफ रहेगा, काफ़ी दिन तक उसको हम लोग एविडेंस के रूप में यूज कर सकेंगे। तो ये हो गया, ये ज़रूरी चेंजेज हुआ है। उसके बाद क्या, एफआईआर रजिस्टर करने का रूल्स क्या है? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कैनॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहले क्या होता था, एफआईआर होती ही नहीं थी, बहुत सारे केसेस में इशूज हो जाते थे। वहाँ जाने के बाद में विक्टिम जा रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज कर पा रहा था। अभी द ऑफिसर इन चार्ज जो होगा वो बाउंड है क्या करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और डिस्प्यूटेड जुरिस्डिक्शन। पहले इस बात को कहा जाता था कि नहीं, आपके पास जो है वो चीज़ सफिशिएंट नहीं है तो हम एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते हैं। ही इज़ लीगली बाउंड टू रजिस्टर, पॉपुलरली नोन एज जीरो एफआईआर जो होता है वो करने के लिए वो बाउंड है, and transfer such a case to the respective police station. Though this practice was followed earlier too, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) now has a direct provision under section 173. ये करना ही है,
है ना। और एक है जो एजेड पर्सन है या कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए उनको परमिशन, किससे परमिशन लेना पड़ेगा उनको, एटलीस्ट उनको डिप ये आपका क्या बोलते हैं उसको, डीएसपी से उनको परमिशन लेकर के अबव 60 इयर्स एज के जो पर्सन है उनको विदाउट परमिशन अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये तो कुछ कॉमन इसमें जो चेंजेज हुए हैं कि उसको तो क्या है, जब आप किसी 100 ये सम रेस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द अरेस्ट ऑफ फ्रेल और सिक एंड एल्डरली पर्सन, किस सेक्शन में है 35(7) स्टेट्स दैट द परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DYSP is mandatory for arresting a person charged with an offence punishable for imprisonment or of less than 3 years if such person is infirm or is above 60 years of age. Similarly, though the law now provides for the use of handcuffs in certain cases, the iOS must use them cautiously. The Supreme Court has laid down that handcuffing may be done only when there is a possibility of escaping from custody or causing harm to himself or others. Otherwise क्या होगा, अदरवाइज हैंडकफिंग नहीं किया जाएगा। डिग्निटी को यहाँ पे मेंटेन किया गया है। कुछ और भी है, जैसे 7 डेज़ के अंदर में इन्वेस्टिगेशन करना है, और बहुत सारे अच्छे चेंजेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हुआ, हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी आपको दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे डाले हैं। लेकिन जो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने दिया है सेक्शन 69 क्लॉज 69 ऑफ BNS 2023 का, उस क्लॉज में क्या है, हियर आर द की पॉइंट्स ऑफ क्लॉज 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। द BNS रिटेन्स मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस फ्रॉम द इंडियन पेनल कोड बट एड्स कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। सेडिक्शन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस, इस चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे। सेडिक्शन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस बट देयर इज ए न्यू ऑफेंस फॉर एक्ट्स दैट इंडेंजर द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जो क्लॉज 69 है, जिसमें है कि झूठ बोल के शादी करना या फिर क्या बोलते हैं आपको, झूठे प्रोमिसेस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना किसी को, कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा या मैं तुमसे शादी कर लूँगा, इस तरह के जो प्रोविजंस हैं, इस तरह से करके जो फ्रॉड करते हैं किसी फीमेल के साथ, तो अगर वो फीमेल कंप्लेन करती है तो उनका 10 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ लूफॉल्स हैं, काफ़ी विवादित ये पॉइंट रह गया है कि इसमें तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स केसेस के होने के संभावना ज़्यादा है। जैसे कोई अच्छा दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इंटरकोर्स हुआ हो, लेकिन बाद में किसी तरह से अगर रिलेशन ब्रेकडाउन होता है तो लड़की जो है वो कंप्लेन कर सकती है कि मेरे साथ फॉल्स प्रॉमिस किया गया है, लेकिन लड़के के पास उसको प्रूव करने के लिए शायद कुछ वैसा ना हो जिसको वो कोर्ट में साबित कर सके कि जो उसके एलिगेशन लगे हुए हैं वो गलत है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रहा है। और झूठ बोल के शादी करना, जैसे ये इंटर रेशियल या इंटर कम्युनिटी, या फिर किसी की शादी पहले से शादीशुदा व्यक्ति है और वो झूठ बोलता है कि नहीं मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, किसी तरह का फॉल्स में रख के अगर किसी लड़की को, किसी फीमेल को शादी किया जाता है तो मात्र सिर्फ 14 डेज़ का इन्वेस्टिगेशन होगा। और 14 डेज़ के इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ पता कर लेना पॉसिबल बहुत सारे केसेस में नहीं हो पाता है, तो उसके बाद से इमीडिएट लड़के का अरेस्ट होगा, जो 10 इयर्स तक हो सकता है। तो 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एक सीवियर क्राइम होता है, एक सीवियर क्राइम के इसमें आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं इसमें कि ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिसेस जो है वो एक ऑफेंस बन चुका है। पहले जो था, पहले मतलब ये क्लियर कट हम सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि ब्रेकअप जो होता है अभी, मतलब ये तो एक कॉमन था ब्रेकअप होना, लेकिन अभी ब्रेकअप होना एक क्राइम हो चुका है।
क्योंकि मान लीजिए कोई लड़का लड़की अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक साथ में रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉमिस किया हो, शादी का हुआ या जो भी हो, और अगर ब्रेकअप होता है तो लड़की अगर एलिगेशन लगाती है कि इसने मुझसे गलत बोल के या मुझे धोखे में रख के मेरे साथ रिलेशन बनाया है, तो लड़के का तो 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर लड़की को भी ये चीज़, कोर्ट तो सिर्फ बयान पे नहीं चलता, कोर्ट तो गवाह और सबूत भी खोजता है, तो कोर्ट में प्रूफ करना भी शायद लड़की के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो कि कहाँ पे उसके साथ फ्रॉड हुआ है, कैसे उसको चीट किया गया है, कैसे उसके साथ फॉल्स प्रॉमिसेस किए गए हैं। तो सीधी सादी बात यह है कि एक मैरिज, एक यूनियन या फिर एक दो लोगों का जो रिश्ता है वो काफ़ी मतलब बेसिक होना चाहिए, थोड़ा मैच्योर्ड होना चाहिए, और उसको लेकर के कुछ गलत खेल के रूप में उसको इस्तेमाल ना किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको अब हम लोग क्या किए हैं, इसको एक पनिशेबल क्राइम के अंदर में रख गया। ब्रेकअप होने पे अगर दोनों पक्ष में से फीमेल के कोई ज़्यादा यहाँ पे पावर दिया गया, फीमेल को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है कि वो चाहे तो वो इसको एक लीगल एक इशू बना सकती है और एक ऑफेंसिव क्राइम के रूप में उसको वो दर्ज करवा सकती है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो दोनों पक्ष के लिए ही है। तो एक्चुअली इसके पीछे, जैसे हमने देखा कि इसके पीछे जो मेन उद्देश्य क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि नहीं, ये जो है इसमें बहुत सारे इश्यूज रह गए हैं, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स रह गए हैं, इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि लड़के के लिए ये एक पक्ष का ही सिर्फ बात को माना जा रहा है, दूसरे पक्ष को करने का कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन अगर इसको डीपली सोचा जाए तो देखा जाए कि नहीं, दोनों पक्ष के लिए ही समस्या है। तो इसका इंटेंशन यही है कि अगर आप किसी के साथ भी रिलेशन बनाते हो, आप किसी के साथ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जाते हो, तो आपको उसको एक लंबा रिश्ता, एक विश्वास का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता और एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता उसको मान के, समझ के और उसको लेके निभाना होगा। अगर बीच में किसी तरह का उसको लेकर के जो है लाइटनेस आती है, उसको लेकर के अगर किसी तरह का कुछ इश्यूज बनता है तो दोनों पक्ष के लिए ये मुश्किल होता है, क्योंकि इसको अभी एक क्रिमिनल के वो में ला दिया गया है। तो इसके बारे में मैं आगे और भी चर्चा करूँगी। फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।